चंद्रगुप्त के मौत के बाद देखिए इसमें एक कहानी थी रामगुप्त की, वो आपके सिलेबस में है नहीं। अगर कंपटीशन होता तो मैं उसको कहानी आपको बताता और बड़ी देर कहानी लेके चलता कि बीच में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच रामगुप्त की कहानी से आई और विवाद कब शुरू हुआ। तो देखिए आपके सिलेबस में नहीं है तो टाइम गिव करना कोई मतलब नहीं है कि बहुत जो यूनिवर्सिटी की अभी तक की न्यूज है 15 दिसंबर के बाद आपका मित्र शुरू कराएंगे। तो मेरी नैतिकता है कि जल्दी जल्दी आपको कम से कम पूरा सिलेबस एक बार कराना, जितना आपके सिलेबस में मेटर वगैरह में होना होगा। तो देखिए चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के बाद इस तरह से गद्दी पर बैठा, ये जब गद्दी पर बैठा तो इसने इस तरह से विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। क्या किया? विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। इसके अतिरिक्त इसने देवराज, देवराज, देवगिरी, 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 देवगुप्त की भी उपाधि धारण किया। देवगुप्त की उपाधि धारण किया। इन सब उपाधियों को याद रखिएगा, सिविल में तब पूछे गए हैं और तब पूछा जाता रहता है। तो मैंने कहा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला ये पहला गुप्त राजा था। देखिए ये चंद्रगुप्त बैठा, मैं कहता हूँ बाप को परापत घोड़ा कुछ नहीं थोड़े थोड़ा। इसका पिता एक तरह से प्रतापी था और हमारा समाज ये कहता है कि जब बेटा बाप से आगे निकल जाए तो समझिए बेटे की क्या है उपलब्धि है। ये उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है। और अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे याद है हमारे फादर एक कहानी बताते हैं कि यूनिवर्सिटी में जब आया ये बड़ी सारी उपाधियां धारण किया और इस तरह से आने के बाद मैंने कहा कि ये बाप से बड़ा साम्राज्यवादी था। अब एक साम्राज्यवादी शासक था तो ऐसी स्थिति में आप देखें, मैंने कहा बाबू से बड़ा साम्राज्यवादी है तो ऐसी स्थिति में इतने दो नीति फॉलो की। एक तो इस तरह से विवाह नीति, यानी विवाह नीति इसने भी बनाई, यानी जो चालाक लोग हैं इस नीति पे ज्यादा जोर देते हैं। गांव इलाके में आपकी शादियां होती हैं तो जो मानिंद लोग हैं, जो संभ्रांत लोग हैं, लोग सोचते हैं कि इनके यहाँ रिश्तेदारी हो जाए तो हम क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। फादर क्या सोचते हैं कि लोकल शादी हो, आस पास शादी हो जाए, जरूरत पड़ने पे 4 रिश्तेदार क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। यहाँ भी आपकी जो सोच है, यानी बहुत दूर शादी के चक्कर में नहीं होते कि आप सुल्तानपुर के हैं आपकी शादी बलिया कर दी जाए। कोई जरूरत पड़े तो रिश्तेदार को आते आते जो है सुबह से शाम हो गई। अगर 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर में है तो इधर से फोन किए और 10 मिनट में 4 लोग पहुंच गए। तो मैंने कहा कि ये बड़ा सबसे बेहतर रिश्ता होता है शादी वाला। तो कल इनके पिताजी को भी बताया था कि रिश्ते इस तरह से, तो इन्होंने भी विवाह नीति बनाई और विवाह नीति के तहत इस तरह से क्या किया, अपना विवाह जो किया इन्होंने, चंद्रगुप्त ने इस तरह से अपना विवाह इस तरह से कहा किया, अपना विवाह इन्होंने किया कि अपना विवाह इन्होंने किया एक नागवंश था, उसकी राजकुमारी थी, अपना विवाह किया नागवंश की राजकुमारी से। नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से, यानी कुबेर नागा से इन्होंने अपना विवाह किया। कितने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और इसी कुबेर नागा से एक बेटी पैदा हुई जिसका मैं बार बार उल्लेख करता हूँ, प्रभावती गुप्ता, यानी इस तरह से प्रभावती गुप्ता जिसका पूरा ताम्रलेख पाया गया है, इसी कुबेर नागा की पुत्री थी, यानी ये किया। अब बाद में देखिए ये प्रभावती गुप्ता का विवाह इन्होंने किया, यानी जो दूसरा वैवाहिक संबंध स्थापित किया कि ये जो प्रभावती गुप्ता थी, हेलो, इसका विवाह जो है इस तरह से प्रभावती को इस तरह से इन्होंने क्या किया कि इस तरह से तक राजा, यानी इस तरह से इन्होंने प्रभावती का गुप्ता बाका तक, यानी अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता का इन्होंने इस तरह से प्रभावती गुप्ता का इन्होंने विवाह किया, यानी प्रभावती गुप्ता का विवाह किया। इसका विवाह वाकाटक राजा थे। कितने? वाकाटक राजा एक थे, वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय, यानी रुद्रसेन द्वितीय, यानी ये विवाह भी राजनीतिक था। आप कह सकते हैं
कि बेटी थी तो विवाह करना ही था कि केवल तुम्हें, आप एक क्वेश्चन रेज करते हैं कि बेटी बेटे हैं तो विवाह होगा ही, इसमें राजनीति कहाँ से दिख रही है? तो मैं कहता हूँ राजनीति इसलिए दिख रही है कि प्रभावती गुप्ता से दूना एज के थे। कौन? रुद्रसेन द्वितीय, यानी दूना का अंतर था। हरियाणा में एक लोकगीत चलता है, उसका बाबा जो है इस तरह थे, वो लोकगीत की लाइन मुझको याद नहीं है, एक जगह किताब में नोट किया हुआ हूँ, उसमें इंडिकेट किया गया है कि एक बच्ची का इस तरह से विवाह तय करने जाते हैं उसके बाबा। तो लोकगीत में वो लड़की खाली कहती है कि बाबा चाहे जो करिएगा, लेकिन जो वर होगा वो हमारी एज का ही रखना। यानी इस तरह से देखिए, समान उम्र, समान सोच, समान विचार। जब बहुत अंतर होता है तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। दिक्कत एक पीढ़ी का अंतर। मैंने कहा कि समान सोच, समान विचार 2-4 साल चलता है। अब ये पता चली जो है बर जो है लड़की से पास, यानी इसका बेटा जो था कुमारगुप्त, एक कुमारगुप्त इस तरह का था। इस कुमारगुप्त का इन्होंने विवाह जो कर दिया कर्नाटक में, काकुत वध था। इस तरह से मैंने कहा कर्नाटक में इन्होंने इस तरह से काकुत यानी राजकुमारी से, कर्नाटक में इस तरह से एक वो था काकुत वध की राजकुमारी से इस तरह से विवाह कर दिया, वैवाहिक संबंध बनाया। अब देखिए ये राजनीति कहाँ आ रही है? अब ये वैवाहिक संबंध बना लिए तो यानी इनके साथ मिलकर, यानी खुद और दामाद के साथ इन्होंने मिलकर शक राजवंश पर आक्रमण कर दिया। कहाँ कर दिया? शक राजवंश पर आक्रमण किया, शक राजवंश पर आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद इन्होंने क्या किया? शक राजा रुद्रसेन तृतीय, यानी रुद्रसेन तृतीय, ये रुद्रसेन तृतीय को पराजित किया। और पराजित करने के बाद इस तरह से इसको पराजित किया। इस विजय की याद में इन्होंने क्या किया? चांदी का सिक्का जारी किया, यानी चांदी का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। चांदी का सिक्का जारी किया, चांदी का सिक्का जारी किया। सक्रादित्य की उपाधि धारण किया, सक्रादित्य की उपाधि धारण किया। और इस प्रकार के व्याघ्र शैली के, यानी व्याघ्र शैली के सिक्के जारी किए, जिसमें बाघ बना था। यानी व्याघ्र शैली का जो पूरी तरह से इंडिकेट कर रहा है कि जो गठबंधन बनाया गया था, जो वैवाहिक संबंध बनाया गया था, ये राजनीति से प्रेरित था। लाख लोग कहें राजनीति नहीं थी, बल्कि इसमें राजनीति था। बाकाटक मजबूत वंश था, उससे आपने अपनी बेटी का विवाह किया जो वर वधू से 2 गुना एज का था। उसके बाद आपने कर्नाटक में किया जो बेमेल विवाह था, और विवाह करने के तत्काल बाद आपने तीनों को इस तरह से मिलाया। और जो समय का मजबूत राजा था, शक राजा था, उनको पराजित करके आपने सक्रादित्य की उपाधि धारण किया। और व्याघ्र प्रकार के इस तरह से सिक्के जारी किए, व्याघ्र प्रकार के इस तरह से सिक्के जारी किए। देखिए मैंने कहा इसके अतिरिक्त जिसका क्या था, चंद्रगुप्त इस तरह से इसका एक मथुरा अभिलेख पाया गया है, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का जो सिविल में पूछा गया मथुरा अभिलेख पाया गया है। और इस मथुरा अभिलेख में यानी इसकी राज्यारोहण की तिथि 67, यानी इस तरह से 67 यानी दी हुई है। कितना दी है? 67 दी, यानी इस तरह से आप समझे 319 ईस्वी में इस तरह से राजा बना था। 319 में 67 जोड़ेंगे, 319 में इस तरह से 67 जोड़ेंगे तो 10 + 16 क्या था? 6 इस तरह से 7 8, यानी इस तरह से 8 और 3 यानी 386 के आसपास इनका जाएगा। यानी 67 तिथि उल्लेख है। इसमें इस तरह से परम भट्टारक जैसे उपाधियों का पहली बार उल्लेख मिलता है चंद्रगुप्त द्वितीय के अतिरिक्त। यानी विवाह नीति इस तरह से मैंने कहा, विवाह नीति के बाद दूसरी नीति इनकी युद्ध नीति थी जो मैंने लिखा नहीं, यानी युद्ध नीति यानी विवाह करने के बाद इनके साथ मिलकर शकों को पराजित कर दिए। तो मैंने कहा इस तरह से चंद्रगुप्त की 2 राजधानी थी। देखिए इस तरह से चंद्रगुप्त की ये बड़ा विद्वानों को इसका जो संधि विग्रह क्या था? संधि विग्रह, इसका संधि विग्रह वीरसेन, संधि विग्रह वीरसेन, ऐसा होगा वीरसेन, यानी इसका संधि विग्रह मतलब युद्ध और शांति का मंत्री
इसका तंत्र विग्राहक वीरसेन था और वीरसेन का एक तरह से उदयगिरी अभिलेख पाया गया है और ऑलरेडी ये कहा जाता है कि ये वीरसेन भी न्याय में साहित्य में सबका बड़ा प्रकांड था, यानी इसके हिसाब से यानी जात पात नहीं था, यानी ये विद्वानों को बड़ा संरक्षित करता था। इस तरह से देखें अगर चंद्रगुप्त द्वितीय को देखा जाए तो इसकी दो राजधानी थी, यानी दो राजधानी थी। एक राजधानी इस तरह से क्या थी, यानी पहली राजधानी इनकी पाटलिपुत्र थी और दूसरी राजधानी इनकी क्या थी, उज्जैन, यानी उज्जैनी थी। उज्जैन कहाँ है, उज्जैनी थी और इसी उज्जैनी राजधानी में इस तरह से 8 विद्वान यानी 9 विद्वान रहा करते थे। इन विद्वानों के सिलेक्शन के लिए उपधा परीक्षण होती थी, यानी उपधा परीक्षण होता था कि ये टैलेंटेड हैं कि नहीं टैलेंटेड हैं। इसके लिए उपधा परीक्षण के लिए एक विद्वत परिषद नियुक्त की गई थी, विद्वत परिषद का गठन किया गया था और ऐसी स्थिति में इसी विद्वत परिषद उपधा परीक्षण से 9 नायाब विद्वान इस तरह से निकल के आए थे जो उज्जैन में रहा करते थे। इन्हें समुद्र यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का नवरत्न कहा जाता है, यानी नवरत्न इस तरह से थे। अब रत्नों को देखा जाए, नाम वगैरह याद कर लीजिएगा। कभी कभी मैंने कहा नंबर 1 इस तरह से कालिदास थे, आप लोग पढ़ रहे हैं कालिदास थे। दूसरा इस तरह से अमर सिंह थे, यानी अमर सिंह थे। नंबर 3 इस तरह से क्या है, धनवंतरी थे। चौथे इस तरह से वाराहमिहिर थे, वाराहमिहिर थे, यानी वाराहमिहिर थे। पांचवें इस तरह से क्या थे, यानी छापड़क थे। छठवें इस तरह से शंकु थे, यानी शंकु थे। सातवें इस तरह से बेताल भट्ट थे। बेताल भट्ट यानी बेताल भट्ट थे। आठवें इस तरह से घटकरपर थे, यानी घटकरपर थे। और नवें इस तरह से वररुचि थे, यानी इस तरह से नवरत्न के दरबार में विराम करते थे, जिसका मैंने नाम ले दिया, यानी कालिदास। आपको मालूम है कालिदास कई रचनाओं को इस तरह से इन्हीं के समय मेघदूत, अभियान, शकुंतलम, रघुवंशियम ऐसे इस तरह से इन्होंने 7 नाटक और इस तरह से क्या था पुस्तकों की रचना किया था। मैंने कहा अमरकोश के लेखक हैं, ये धन्वंतरी आयुर्वेद के इस तरह से बहुत बड़े राइटर थे। मेडिकल साइंस में वाराहमिहिर आपको मालूम था, एस्ट्रोनॉट थे। इन्होंने इस तरह से बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। मैंने कहा छपड़ा, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, एक वररुचि, यानी इस तरह से 9 रत्न इस तरह से इनके दरबार में निवास करते थे। 9 रत्न क्या कर रहे थे ठीक थे। ऐसी स्थिति में मैंने कहा कि बहुत सारे विद्वान इस तरह से क्या कहते हैं, इनका स्वर्णकाल कहते हैं। इन्हीं के समय इस तरह से विदेशी यात्री, यानी इस तरह से 399 में, यानी चीनी यात्री फाहयान भारत आया था और फाहयान को जो यात्रा विवरण लिखा वो फो क्यू की है, फो क्यू की जगह नहीं तो लिखा। ठीक, देखिए एक बात सुनिए। चंद्रगुप्त द्वितीय, मैंने कहा समुद्रगुप्त की मौत के बाद गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय बना। गद्दी पर बैठने के बाद इसने विक्रमादित्य, देवराज, देवगिरी और देवगुप्त की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एक पहला गुप्त राजा था। गद्दी पे बैठे यानी अपने पिता से भी बड़ा साम्राज्यवादी था। गद्दी पर बैठने के बाद इसने विवाह नीति और युद्ध नीति का अनुसरण किया। विवाह नीति के अंतर्गत इसने अपना स्वयं का विवाह यानी नागवंशी राजकुमारी कुबेर नागर से किया और इसी से प्रभावती गुप्ता का जन्म हुआ। कालांतर में इसने प्रभावती गुप्ता का विवाह
वाकाटक नरेंद्र रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया, जो पूरी तरह से राजनैतिक विवाद था। जबकि अपने बेटे कुमारगुप्त का विवाह इसने कर्नाटक में काकुस्थ वंशी राजकुमारी से कर दिया। इन विवाहिक संबंधों के करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय वाकाटक नरेंद्र पर्वतसेन द्वितीय की सहायता से शकों के ऊपर आक्रमण किया और शक राजा को बुरी तरह से, शक राजा रुद्रसेन द्वितीय को बुरी तरह से पराजित कर दिया। इनको पराजित करने के बाद यानी इस तरह से शकों को पराजित करने के बाद इसने शक्रादीप की उपाधि धारण की, चांदी का सिक्का जारी किया, यानी जो व्याघ्र शैली में है इस प्रकार चांदी का सिक्का जारी करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय पहला गुप्त राजा था, पहला गुप्त राजा था। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय की जो यानी इस तरह से इसकी दो राजधानी थी, इसकी राजनीतिक राजधानी पाटलिपुत्र की जो बिहार में थी, इसकी इस तरह से सांस्कृतिक राजधानी यानी कल्चरल राजधानी उज्जैन में थी, इसकी इस तरह से सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में थी। उज्जैन की जो सांस्कृतिक राजधानी थी वहाँ बहुत सारे विद्वान गण निवास किया करते थे। विद्वानों के चयन के लिए एक कमेटी थी जो विद्वानों का उपजा परीक्षण किया करती थी। इसके उज्जैन दरबार में यानी इस तरह से 9 रत्न रहा करते थे। ये 9 रत्न यानी इस तरह से कोई ऑर्नामेंट या गहना नहीं था, बल्कि इस तरह से अपने अपने क्षेत्रों के 9 विद्वान थे जिनका विवरण में लिखित है। नंबर 1 कालिदास, नंबर 2 अमर सिंह, नंबर 3 धन्वंतरी, नंबर 4 वारामिहिर, नंबर 5 इस तरह से क्या था, नंबर 5 छपड़न, नंबर 7 कंकु, नंबर 7 बेताल भट्ट, नंबर 8 घरकपड़, नंबर 9 वरुचि। देखिए इसी का चंद्रगुप्त द्वितीय का इस तरह से इसका चंद्र विग्रह यानी उद्धव शांति का मंत्री वीरसेन था, जिसका उदयगिरी लेख पाया गया है। इस लेख में इस तरह से साहित्य और न्याय का मर्मज्ञ कहा गया है, यानी इस आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय भले वैष्णव मतावलंबी था, लेकिन उसके राज में योग्य लोगों को यानी उचित पद मिला करता था। वीरसेन के इस तरह से इस बात को स्पष्ट हो जाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा उल्लेख मिला है, जिसमें इस तरह से 67 यानी 67 तिथि अंकित है, जो इंडिकेट करता है यानी बुकों का पहला ये अभिलेख है जिसमें तिथि का उल्लेख किया गया है। बता दो कहीं कोई डाउट, कोई क्वेश्चन बोलो बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं तो दिखा दे, आगे चलिए। आगे के समय यानी 399 ईस्वी में एक तरह से यानी चीनी अफ्रीका आया, कौन आया इस तरह से भारत आया और इस तरह से 414 ईस्वी में लौट के गया और ऐसी स्थिति में फायाज ने जो अपना यात्रा विवरण दिया है वो यात्रा विवरण इस तरह से जो है इसका यानी जो लिखा उसको फो क्यू की यानी फो क्यू की इसका नाम है फो क्यू की। देखिए इस तरह से फायाज ने यानी गुप्त काल का क्या किया, इसने इस तरह से यहाँ की सामाजिक यहाँ की आर्थिक है नहीं सिलेबस में, लेकिन आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक स्थितियों का एक पूरी तरह से इस तरह से यानी यहाँ के समाज, यहाँ के अर्थव्यवस्था, यहाँ के धर्म, यहाँ की राजनीति सबके बारे में लिखा। जैसे समाज में यहाँ तक लिखा, इन्होंने चंडालों के बारे में भी उल्लेख किया, यानी ये पहला विदेशी साहित्य मिलेगा जहाँ चंडाल का भी उल्लेख मिलता है, यानी इस तरह से चंडालों तक का उल्लेख किया है। तो आप ये समझ लें कि इसने भारत के समाज को कितना नजदीक से समझा होगा, जाना होगा। यानी मैंने कहा आर्थिक में बताते हैं कि सोने का सिक्का भले चलता हो सैद्धांतिक रूप से, लेकिन लेन देन कौड़ी में की जाती थी। किस में की जाती थी? अब कौड़ी में की जाती थी। अब कौड़ी क्या था? ये छोटा छोटा कोई पॉइंट रहा होगा, कौड़ी में की जाती थी लेन देन। ऐसे ही राजनीति के बारे में, गुप्त के बारे में और जानकारी देते हैं कि वैष्णव मतावलंबी है। इसके अतिरिक्त धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में इसने खूब लिखा।
खूब बताया कि कहाँ कहाँ बौद्ध विहार हैं, यानी बौद्ध धर्म कितनी उन्नत अवस्था में है, इन सब की जानकारी इस तरह से कौन देता है, यानी इस तरह से फायान इनके बारे में खूब जानकारी देता है। इसी प्रकार मैंने कहा राजनीतिक स्थिति के बारे में, यानी पाटलिपुत्र के बारे में बताता है, उज्जैनी के बारे में बताता है, और इस तरह से बताता है, यानी सब मिला के समाज से लेकर राजनीति तक, यानी ये यहाँ बताता है कि ब्राह्मणों के बारे में बताता है कि समाज में ब्राह्मण सर्वोच्च स्थान पे हैं, यानी मध्य देश के ब्राह्मण लहसुन और प्याज तक नहीं खाते हैं, यानी ब्राह्मणों को मौत की सजा नहीं दी जाती, अगर ये राष्ट्रद्रोह भी कर दें तो इनका केवल हाथ काटा जाता है, यानी ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। ब्राह्मणों की मौत की सजा देने का मतलब महापाप है। यानी ये सब आपको फायान के विवरण में प्राचीन कालीन व्यवस्थाओं में इस तरह से, इसी प्रकार और चीजों पे इस तरह से खूब जम के लेखनी चलाए। इन सब उपलब्धियों के आधार पर ही बहुत सारे विद्वान गुप्त काल में, स्पेशली चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल को स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। देखिए, अक्सर सवाल पूछा जाता है क्या गुप्त काल स्वर्ण काल था, तो 10 मिनट डिस्कशन होगी, 10-15 मिनट। तो कैसे स्वर्ण काल था, कितना टाइम है? 5 मिनट बता दें तो लिखना होगा बेटा।